नमस्कार। आज हमारे पास डेली न्यूज और प्रीलिम्स फैक्ट्स की रिपोर्ट से कई दिलचस्प विषयों पर जानकारी है। हम आज बात करेंगे कोयला खदान बंदी के लिए एक नए फ्रेमवर्क की, रिक्लेम की। फिर देखेंगे कि भारत क्यों चाहता है कि ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग सिस्टम बदले। नीति आयोग की रसायन उद्योग पर क्या रिपोर्ट है, और हाँ, प्लास्टिक कचरा और हमारी सेहत, इस पर भी बात होगी। आखिर में रासायनिक हथियार समझौते और महाबोधि मंदिर पर भी कुछ अपडेट्स हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सभी स्रोतों से सबसे अहम और सोचने वाली बातें निकालें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये रिक्लेम फ्रेमवर्क कोयला मंत्रालय ये लाया है। ये है क्या असल में, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या पहले चीजें ठीक नहीं चल रही थी? देखिए, जरूरत तो बिल्कुल थी। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि नियम तो थे पर अमल नहीं हो रहा था। आप सोचिए, 2009 से गाइडलाइंस हैं, लेकिन आज तक ढंग से सिर्फ 3 कोयला खदानें ही बंद हुई हैं। सिर्फ 3? जी हाँ, सिर्फ 3। ज्यादातर खदानें बस यूं ही छोड़ दी गई हैं अवैज्ञानिक तरीके से। इससे होता क्या है, जमीन खराब होती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, मीथेन जैसी गैसें निकलती हैं, और तो और अवैध खनन का खतरा भी रहता है। अच्छा। तो ये रिक्लेम फ्रेमवर्क, जिसे हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाया गया है, इसी कमी को पूरा करने की कोशिश है। इसका मकसद है कि खदान बंदी सही तरीके से हो, समावेशी हो, सस्टेनेबल हो, मतलब इसमें समुदाय की भागीदारी हो, पर्यावरण को ठीक किया जाए और लोगों के लिए लंबे समय तक सामाजिक आर्थिक सहारा बने। लैंगिक समावेशिता और पंचायती राज संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने पर भी इसमें खास जोर है। ये 3 खदानों वाला आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। तो क्या मौजूदा नियम इतने अव्यावहारिक थे, या फिर निगरानी में कमी थी? ऐसा क्यों हुआ? मुझे लगता है दोनों ही बातें थीं। शायद नियम जमीनी हकीकत से थोड़े दूर थे, और हाँ, निगरानी भी उतनी मजबूत नहीं रही। फिर लोगों का पुनर्वास, उनकी जमीन वापसी, इसका भी कोई ठोस ढांचा नहीं था। और एक और बात, कंपनियों को खादान बंद करने के लिए जो पैसा, मतलब वो एस्क्रो में रखना होता है, वो भी काफी ज्यादा था। तो वो भी एक तरह की बाधा बन गया। समझ गया। ये जानना भी जरूरी है कि भारत में कोयले के भंडार तो बहुत हैं, खासकर गोंडवाना क्षेत्र में, जहां अच्छी क्वालिटी का बिटुमिनस कोयला मिलता है। खैर, खदानों से आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा है वैश्विक क्रेडिट रेटिंग का। भारत इसमें सुधार की वकालत कर रहा है। क्यों? क्या हमारी रेटिंग हमारी अर्थव्यवस्था के हिसाब से कम है? बिल्कुल, यही तो भारत का कहना है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, विकास दर अच्छी है, विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त है, लेकिन जो बड़ी एजेंसियां हैं, S&P, मूडीज, फिच, वो हमें सबसे निचले निवेश ग्रेड यानी BBB- या बे3 पे रखती हैं। अच्छा जी, तो भारत को लगता है कि ये विकासशील देशों के प्रति कहीं ना कहीं एक पूर्वाग्रह दिखाता है। खासकर जब आप देखते हैं कि इटली जैसे देश, जहां विकास दर कम है और कर्ज हमसे कहीं ज्यादा, उनकी रेटिंग हमसे बेहतर है। हाँ, ये तो अजीब बात है। तो इन एजेंसियों के काम करने के तरीके पे और क्या चिंताएं हैं? क्या दिक्कतें हैं उसमें? कई दिक्कतें गिनाई जा रही हैं। एक तो ये कि वो व्यक्तिपरक चीजों पर, जैसे राजनीतिक स्थिरता वगैरह, इन पर जरूरत से ज्यादा जोर देती हैं। इन्हें मापना मुश्किल होता है। सही बात है। दूसरा, वो इस बात पर ध्यान नहीं देती कि भारत का ज्यादातर कर्ज घरेलू है, बाहरी नहीं। फिर जब अर्थव्यवस्था मुश्किल में होती है तो वो रेटिंग और घटा देती हैं। इससे हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ सकते हैं। प्रोसाइक्लिकल जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है हितों का टकराव। मतलब एजेंसी को पैसा उसी कंपनी से मिल रहा है जिसकी वो रेटिंग कर रही है। हाँ, ये तो गड़बड़। और ये एजेंसियां 2008 जैसे बड़े आर्थिक संकटों का अंदाजा लगाने में भी कह सकते हैं कि विफल रही थीं। तो फिर सुधार के लिए क्या सुझाव दिए जा रहे हैं? रास्ता क्या है? सुझाव कई हैं, जैसे रेटिंग प्रोसेस ज्यादा पारदर्शी हो, ऑब्जेक्टिव हो, मतलब डेटा पर आधारित हो। ये भी कहा जा रहा है कि ग्लोबल साउथ की, यानी विकासशील देशों की, अपनी रेटिंग एजेंसियां होनी चाहिए। अच्छा। एक वैश्विक नियामक हो जो इन पर नजर रखे, और रेटिंग में सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि गैर आर्थिक चीजें भी देखी जाएं, जैसे देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कितना तैयार है, डिजिटल क्षमता कैसी है। ये तो हुई रेटिंग की बात। अब आते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट पर, जो भारत के रसायन उद्योग के बारे में है। इसकी मुख्य बातें क्या हैं? देखिए, नीति आयोग का विजन काफी महत्वाकांक्षी है। लक्ष्य है कि 2040 तक भारत का केमिकल उत्पादन $1 ट्रिलियन का हो जाए। $1 ट्रिलियन? जी। और वैश्विक रसायन बाजार में जो हमारी हिस्सेदारी अभी करीब 3.5% है, वो बढ़कर 12% हो जाए।
अभी हम दुनिया के छठे सबसे बड़े केमिकल उत्पादक तो हैं, पर हम आयात पर, खासकर चीन से एपीआईज यानी दवा के कच्चे माल के लिए बहुत निर्भर हैं। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट? हाँ, R&D में हमारा निवेश भी वैश्विक औसत से कम है। ये एक चिंता का विषय है। तो अवसर कहाँ है और नीति आयोग क्या कदम उठाने की सलाह दे रहा है? अवसर तो कई दिख रहे हैं। एक तो हमारे देश में ही केमिकल्स की मांग लगातार बढ़ रही है। दूसरा, दुनिया भर में कंपनियां सप्लाई चेन में बदलाव कर रही हैं, चीन पर निर्भरता कम कर रही हैं। इसका फायदा भारत उठा सकता है। अच्छा, China+1 स्ट्रेटजी। पर्यावरण के अनुकूल रसायन, ये भविष्य है। जहां तक उपायों की बात है, नीति आयोग ने कई सुझाव दिए हैं, जैसे वर्ल्ड क्लास केमिकल हब बनाना, बंदरगाहों को बेहतर करना, कंपनियों को ऑपरेशनल खर्च में सब्सिडी देना, ओपेक सब्सिडी, R&D को बढ़ावा देना, पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया तेज करना, साथ ही चुनिंदा देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA करना, स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना और सुरक्षा मानकों को और मजबूत करना। उद्योगों की बात हो रही है तो उनके एक बाई प्रोडक्ट प्लास्टिक कचरे पर आना भी जरूरी है। ये हमारी सेहत के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। बहुत बड़ा खतरा। अब ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा, ये सीधे सीधे पब्लिक हेल्थ का संकट बन गया है। हाल की कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि इंसानी ऊतकों में, मतलब हमारे टिश्यूज में, खतरनाक मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे शरीर के अंदर? जी हाँ, खून में, फेफड़ों में, यहाँ तक कि प्लेसेंटा और माँ के दूध में भी। और कुछ खतरनाक रसायन भी, जिन्हें EDCs यानी एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स कहते हैं। नेचर जर्नल की 2024 की एक स्टडी ने तो भारत को दुनिया के सबसे बड़े प्लास्टिक प्रदूषकों में गिना है। हे भगवान, ये तो बहुत डरावना है। सेहत पर इसका सीधा असर क्या देखने को मिल रहा है? असर काफी चिंताजनक है। पुरुषों में स्पर्म काउंट में कमी देखी जा रही है। महिलाओं में पीरियड से जुड़ी समस्याएं, PCOS और यहाँ तक कि गर्भपात का खतरा भी बढ़ सकता है। ओह! ये जो EDCs हैं, जैसे BPA, थैलेट्स, ये हमारे हार्मोन सिस्टम को गड़बड़ा देते हैं। इससे न सिर्फ प्रजनन स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि मोटापा, डायबिटीज, थायराइड की समस्याएं और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। मुंबई जैसे शहरों में लोगों में माइक्रोप्लास्टिक का एक्सपोजर काफी ज्यादा पाया गया है। तो भारत में इस चुनौती से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है या क्या किया जा सकता है? समाधान क्या है? देखिए, चुनौती बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ प्लास्टिक कचरा उत्पादन बहुत ज़्यादा है और उसका मैनेजमेंट वो ठीक नहीं है। कचरा खुले में जला दिया जाता है। नियम कानून है, जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर वो सख्ती से लागू नहीं हो पा रहे। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। करीब 43% कचरा तो यही होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। समाधान की बात करें तो हमें पानी साफ करने के बेहतर तरीके अपनाने होंगे, जिनमें माइक्रोप्लास्टिक फिल्टर हों। एक नेशनल रिपोर्टिंग पोर्टल होना चाहिए जहां कचरे का सही हिसाब रखा जा सके। लोगों को जागरूक करना होगा, जैसे स्वच्छ भारत 2.0 के तहत किया जा रहा है। बायो निगरानी करनी होगी, प्लास्टिक पर टैक्स या सब्सिडी जैसे वित्तीय उपाय सोचने होंगे। नियमों को, खासकर EPR को सख्ती से लागू करना होगा। और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बहुत जरूरी है। चलिए अब आखिर में 2 संक्षिप्त अपडेट्स ले लेते हैं। पहला, रासायनिक हथियार समझौते यानी CWC को लेकर क्या ताज़ा खबर है? जी, भारत ने हाल ही में CWC के एशियाई सदस्य देशों के राष्ट्रीय प्राधिकरणों की 23वीं बैठक की मेजबानी की, दिल्ली में। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत CWC के मूल हस्ताक्षरकर्ताओं में से है। और एक और दिलचस्प बात, CWC के कार्यान्वयन की देखरेख करने वाली संस्था है OPCW ने भारतीय केमिकल काउंसिल ICC को 2024 का प्रतिष्ठित हेग अवार्ड दिया है। अच्छा। हाँ, और ये सम्मान पाने वाला ICC दुनिया का पहला इंडस्ट्री एसोसिएशन है। ये तो बड़ी उपलब्धि है। और दूसरा अपडेट महाबोधि मंदिर के बारे में? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 को चुनौती दी गई थी। ये अधिनियम मंदिर के प्रबंधन और प्रशासन से जुड़ा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, महाबोधि मंदिर वही पवित्र स्थल है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। तो आज हमने कई अहम मुद्दों पर बात की।
कोयला खदानों के पुनर्वास से लेकर वैश्विक वित्तीय प्रणालियों, औद्योगिक नीति और प्लास्टिक कचरे के गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों तक। जी हाँ, और आज की चर्चा से एक बात साफ उभर कर आती है कि पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं, चाहे वो बंद होती खदानें हों, प्लास्टिक प्रदूषण हो या रसायन उद्योग का प्रबंधन, और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे जैसे क्रेडिट रेटिंग या औद्योगिक विकास की हमारी महत्वाकांक्षाएं, ये सब कितने गहरे आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि शायद भविष्य की विकास रणनीतियों को इन सब चिंताओं को अलग-अलग देखने के बजाय शुरू से ही एक साथ लेकर चलना होगा। एक को साधने की कोशिश में दूसरे को नजरअंदाज करना शायद अब मुमकिन नहीं रहा। ये वाकई सोचने वाली बात है।